आप सभी बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे प्रथम पेपर की जो तीसरी यूनिट है कार्ल मार्क्स, उस यूनिट के विचारक जो हैं कार्ल मार्क्स, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स की 3 अवधारणाएं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। पहली अवधारणा कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। दूसरी अवधारणा वर्ग संघर्ष है और तीसरी अवधारणा ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। पूर्व में 2 सामाजिक विचारक एमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर को हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। और समाजशास्त्र में या अन्य समाज विज्ञानों में कार्ल मार्क्स जो विचारक हैं वो इन दोनों विचारकों से कहीं ज़्यादा अपना प्रभाव रखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म भी इन दोनों विचारकों से पहले हुआ था और इन दोनों विचारकों ने कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ली, चाहे कार्ल मार्क्स के विचारों को नकारने के संदर्भ में या कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर समाज को समझने के संदर्भ में। इसलिए कार्ल मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण विचारक आपके इस प्रश्न पत्र के माने जाते हैं और वर्तमान में कार्ल मार्क्स की प्रासंगिकता भी महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान में भी कार्ल मार्क्स अत्यंत रुचि के साथ पढ़ाया जाने वाला विषय है। अब हम कार्ल मार्क्स की जीवन चरित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्स वेबर और एमाइल दुर्खीम से पहले कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था और 5 मई 1818 को जर्मनी के प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में इनका जन्म हुआ। अर्थात कार्ल मार्क्स जर्मनी देश से हैं, इनकी जन्मस्थली जर्मनी है। कार्ल मार्क्स का जो पारिवारिक वातावरण था वह अच्छा सम्मानित वातावरण था। पिता वकील थे और कार्ल मार्क्स को भी वकील बनाना चाहते थे। कार्ल मार्क्स के पिता ने कानून की शिक्षा के लिए मार्क्स को बॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाया, परंतु अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध बॉन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन करने लगे। अर्थात कार्ल मार्क्स के अंदर जो संघर्ष का भाव था वह भाव उनके महाविद्यालय स्तर की, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से ही था और सर्वप्रथम उनका संघर्ष अपने पिता से रहा। पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि जब मैं वकील बनना ही नहीं चाहता और मेरी इच्छा दर्शन शास्त्र और इतिहास जैसे विषयों में है तो मैं वही विषय अध्ययन करूंगा। बॉन विश्वविद्यालय में हीगल जब दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन कर रहे थे तभी वहां हीगल के विचारों से प्रभावित होकर यंग हेगेलियन नामक संस्था की सदस्यता भी ग्रहण कर चुके थे। 1841 में मार्क्स को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई।
अर्थात कार्ल मार्क्स को 23 वर्ष की उम्र की अल्पायु में ही पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हो गई। 1842 में राइनिश जाइटुंग नामक पत्रिका के कार्ल मार्क्स एडिटर हो गए, संपादक हो गए और अपने उग्र विचारों के कारण उन्हें इस पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और उग्र विचारों के कारण ही उनको जर्मनी छोड़कर फ्रांस की राजधानी पेरिस भी जाना पड़ा। अर्थात जर्मनी की सरकार ने कार्ल मार्क्स को देश निकाला दे दिया। 1844 में कार्ल मार्क्स पेरिस के जो विचारक थे, साम्यवादी विचारधारा के विचारक थे कैवेट, दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे प्रोधो और साम्यवादी अराजकतावादी विचारक थे वाकुलिन के संपर्क में आए। यहीं पेरिस में वे अपने आजीवन मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के भी संपर्क में आए, जिनके साथ उनका जिंदगी भर का नाता रहा। 1844 में मार्क्स के द्वारा बुनकरों के विद्रोह का समर्थन किया गया। इस कारण प्रशिया की सरकार ने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला और फ्रांस ने कार्ल मार्क्स को देश निकाला दे दिया। अर्थात कार्ल मार्क्स 1844 में 26 वर्ष की या 25 वर्ष की आयु में ही दोबारा इन्हें फ्रांस देश की सरकार ने भी अपने देश से चले जाने के लिए कहा। 1845 में कार्ल मार्क्स ब्रुसेल्स में आके रहने लगे। ब्रुसेल्स से उनकी अकादमिक यात्रा तेज गति से शुरू हुई। कार्ल मार्क्स के जीवन में उनकी पत्नी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वह संभ्रांत वर्ग से आती थी और कार्ल मार्क्स के प्रत्येक विचारधारा और उनको सामाजिक मानसिक रूप से पूरा सहयोग करती थी। और 1881 में जब जैनी का निधन हुआ, 2 दिसंबर 1881 को जब जैनी का निधन हुआ, तो उसके पश्चात कार्ल मार्क्स भी मानसिक रूप से अपने टूट गए और उनके निधन के 1.25 साल पश्चात ही 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स का भी निधन हो गया। लंदन के हाईगेट नामक कब्रिस्तान में कार्ल मार्क्स को दफनाया गया और इतने मजदूरों ने उनके दर्शन किए कि उनका जो दफनाना था वो उनकी मृत्यु के 3 दिवस पश्चात हो पाया। अर्थात 17 मार्च 1883 को मार्क्स को दफनाया गया और उनकी कब्र पर यह लिखा हुआ है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यदि तुम्हारे पास खोने को कुछ रहेगा तो वह तुम्हारी जंजीरें हैं। अर्थात कार्ल मार्क्स मजदूर वर्ग के प्रिय व्यक्ति थे और कार्ल मार्क्स ने अपने संपूर्ण जीवन में जो शोषित वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उनके लिए महत्वपूर्ण काम किए, जिनकी अवधारणाओं को हम आगे अपने अध्ययन में शामिल करेंगे। अब कार्ल मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2018 में यह प्रश्न गंगा सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा में पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स की 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो हमें प्रत्येक विचारक की पुस्तकों के नाम भी याद होने चाहिए। दुर्खिम की अवधारणा पढ़ाते समय मैंने दुर्खिम की 4 पुस्तकों के नाम आपको बताए थे। मैक्स वेबर
को पढ़ाते समय मैंने मैक्स वेबर की 4 पुस्तकों के नाम आपको बताए, और अब हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स के भी जीवन की प्रमुख प्रमुख पुस्तकों के नाम हमें याद करने चाहिए, हमारे अध्ययन में शामिल होने चाहिए। कार्ल मार्क्स की कई पुस्तकें हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रुसेल्स में आने के पश्चात कार्ल मार्क्स की अकादमिक जीवन तेज गति से बहुत तेजी से विकसित हुआ, तो 1835 में ही कार्ल मार्क्स की प्रथम पुस्तक द होली फैमिली प्रकाशित होती है। पवित्र परिवार हिंदी में इसका नाम है, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं होली फैमिली 1845। इसके पश्चात कार्ल मार्क्स एक साल पश्चात ही सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखते हैं जर्मनी सरकार की विचारधारा के ऊपर, द जर्मन आइडियोलॉजी, जो इन्होंने ठीक प्रथम पुस्तक के एक साल पश्चात 1846 में लिखी। इसके एक वर्ष पश्चात पुनः कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण पुस्तक लिखते हैं द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, अर्थात दर्शन की दरिद्रता, 1847। गरीबी का दर्शन, निर्धनता का दर्शन नामक यह पुस्तक भी निर्धनता के कई प्रारूपों को खोलती है। इसके पश्चात कार्ल मार्क्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, अजेय पुस्तक है, जो कार्ल मार्क्स के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वह है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हिंदी में इसे कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। जो कार्ल मार्क्स का घोषणा पत्र था साम्यवादी सरकारों को लेकर, उसमें कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण अपने जीवन के अध्ययन की सैद्धांतिक पक्षों को यहाँ रखा, और यह पुस्तक जो है 1848 में प्रकाशित होती है। कई कंपटीशन एग्जाम्स में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा गया है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं। और ये जो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक, कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर लिखी है। अतः कई बार जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें यह लिखा होता है कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स और अदर इमाइल दुर्खिम या मैक्स वेबर, कुछ भी अलग विचारक लिखे होते हैं, तो हमें कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स पे ही सही का निशान लगाना है, या उसी को हम सही मानेंगे, क्योंकि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर लिखी, और इस पुस्तक ने कार्ल मार्क्स को विश्व इतिहास में उच्चतम स्थान पर पहुंचाया। यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत छोटी पुस्तक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन यह पुस्तक कार्ल मार्क्स के जीवन को, कार्ल मार्क्स को एक वृहद सैद्धांतिक विचारक के रूप में स्थापित करती है। और आज भी श्रमिक इस पुस्तक को एक बाइबल के रूप में मानकर अध्ययन करते हैं। अंतिम जो पुस्तक जिसके मैं विवरण आपके सामने कर रहा हूँ वह है दास कैपिटल। दास कैपिटल 1867 में प्रथम खंड छपा था। इसके 2 खंड बाद में भी छपे, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि दास कैपिटल 1867 में छपी। इस दास कैपिटल का हिंदी में अर्थ पूंजी से है, और कार्ल मार्क्स ने यह पुस्तक बहुत बृहद पृष्ठों में लिखी है, और कार्ल मार्क्स ने जो भी अपने जीवन में लिखा वह 3000 पृष्ठों से अधिक लिखा है, और उन 3000 पृष्ठों को समाहित करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम था, जिसे उनकी वाइफ जेनी ने
लगन से किया और कार्ल मार्क्स के जीवन को सैद्धांतिक विचारक के रूप में स्थापित करने में मदद की। यह थी आज की कार्ल मार्क्स के जीवन चरित्र की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और अगले अध्ययन में, अगले चर्चा में हम कार्ल मार्क्स का जो प्रथम अवधारणा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसकी चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद।